नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरीश क्लासेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते आए हैं, इसकी एक सीरीज चल रही है। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखते रहिए। रोज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। आपके सीटेट में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन रेज होंगे, तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है, करते रहना है। लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी ये सीरीज को चालू करते हैं। क्लास चालू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। वो बात यह है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत जाता है, ठीक है, लेकिन मन में हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप साइकोलॉजिकली, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि हमारा मन ही हमारे पूरे शरीर को चलाता है। एक्चुअल में फिजिकल बहुत रोल नहीं है हमारे डेवलपमेंट का। फिजिकल चीजों का हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, रोल है, बट मेंटल रोल है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसी बात को समझते हुए कि अगर आप मन से नहीं हारे, अगर आपने हार नहीं मानी, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक पेपर में आपका अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, अगले पेपर में अच्छा करेंगे। और वैसे भी अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो बस अच्छे से पढ़ते रहना है, जुड़े रहना है। एक पेपर अच्छा नहीं गया, अगला पेपर अच्छा जाएगा, बस मन से लगे रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पूर्णतः प्रकाशशील पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? अब पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया है? कार्ल रोजर साहब ने, फ्राइड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, या इवान पावलोव? तो हमें पता है पावलोव ने तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है, तो कौन हो सकता है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा कार्ल रोजर्स। ठीक है, कार्ल रोजर्स होगा इसका सही जवाब। अब देखते हैं कार्ल रोजर्स साहब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये हैं आपके कार्ल रोजर्स, अगर आप इन्हें देख सकते हैं। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। मनोचिकित्सा में मानवीय संवेदना को स्थान देने के लिए ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उपचारियों में केंद्रित मानचिकित्सा नामक मानसिक रोगों के निवारण की एक इन्होंने मनोवैज्ञानिक विधि निकाली थी, इसीलिए कार्ल रोजर साहब बहुत प्रचलित हैं, ठीक है। आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखने हैं। कार्ल रोजर साहब कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ऐसे प्रश्न आते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि उस एरा में कहाँ के मनोवैज्ञानिक ने कितना काम किया। ये आपको एक आपको समझने, आप समझ बनाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो किशोरावस्था किस कालक्रम की अवस्था है? आपके ऑप्शन है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, या 18 वर्ष की आयु से। देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शैशवावस्था। शैशवावस्था, जिसकी हमने अवधि क्या पढ़ी थी? शैशवावस्था की अवधि होती थी 0 से 2 वर्ष। कहीं कहीं पर यह 0 से 5 वर्ष देखने को मिलता था। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसके लिए अलग अलग बातें बताई हैं, तो आपको ये ध्यान रखते चलना है। इसके बाद हमारी आती थी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था की हमने अवधि क्या पढ़ी थी? पूर्व बाल्यावस्था की अवधि हमने देखी थी 3 से 6 वर्ष। उसके बाद हमारी आती थी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, इसकी अवधि हमने क्या देखी थी? इसकी अवधि हमने देखी थी 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। उसके बाद हमारी आती थी किशोरावस्था। किशोरावस्था की हमने अवधि क्या देखी थी? किशोरावस्था की हमारी अवधि होती थी 12 से 18 वर्ष। आपको एक बात और याद रखनी है, WHO किशोरावस्था की, एडोलसेंस की आयु क्या मानता है? 11 से 19 वर्ष, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि शैशवावस्था की क्या है, बाल्यावस्था की क्या है, किशोरावस्था की क्या है। तो इन महत्वपूर्ण आयु को याद रखना है। अब प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। 10 वर्ष की आयु प्रारंभ होती है, 16 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, तो 10 वर्ष की आयु तो गलत हो गया, 16 वर्ष की आयु से भी गलत हो गया। पूछ रहा प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ तो 12 वर्ष की आयु से होती है ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। 18 वर्ष की आयु से गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि 18 वर्ष की आयु तक
तो समाप्त होती है, और WHO के हिसाब से 19 वर्ष पर। तो वहां से आरंभ तो नहीं हो सकती ना। आपको क्लियर आंसर मिल गया, बस आपको अवस्थाएं याद रखनी है, किस समय में किस कालक्रम में कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या बैलाक। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब ने वस्तु स्थैर्य समझने में, इसके विकास को समझने में इन्होंने सहायता की है। जीन पियाजे, इनको क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक। जीन पियाजे जहां दिख जाए वहां आपको ध्यान रखना है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की बात करने वाले भी कौन थे, हमारे जीन पियाजे साहब थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की यहां पे पूछ रहा है, कौन से लक्षण को इंगित करता है। क्या उसका पराअहम केंद्रता है, कि वो जो अपने अंदर जो सुपर ईगो, पराअहम मतलब क्या होता है, सुपर ईगो, तो उसकी सुपर ईगो की केंद्रता को दिखा रहा है यहां पे, या फिर उसके सेल्फ सेंटर्ड पॉइंट को दिखा रहा है, या वस्तु स्थैर्य को दिखा रहा है, या सजीव चिंतन को दिखा रहा है। बताइए किसको दिखा रहा है। तो देखिए, आपको उदाहरण के तौर पे समझिए, बच्चा समझ रहा है कि सूर्य उसके साथ साथ चल रहा है, वो जिस तरफ मुड़ता है सूर्य उधर हो जाता है। ठीक है, आपको भी बचपन में क्यूरियोसिटी होती होगी ना, इतना बड़ा सूरज है तो आप जिधर जाते हैं आपको उधर सूर्य दिख रहा है, आपको लग रहा है हम तो चल रहे हैं साथ में मेरे सूरज। आप ट्रेन में सफर करते होंगे, देखते होंगे कि आपको लग रहा है कि सूरज आपके साथ साथ चल रहा है, आपका अनुकरण कर रहा है। और छोटे बच्चों को तो ये भी लगता है कि उनकी बातें सुन रहा है। तो इसलिए ये उनकी सजीव चिंतन को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव चीजों में सजीव का भाव ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये चीज सजीव है। और जब कोई भी निर्जीव चीजों को सजीव समझता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सजीव चिंतन कहते हैं। क्या है सजीव चिंतन? बच्चों को लगता है कि खिलौनों सहित उनके आसपास सब कुछ सजीव है। यह उदाहरण पियाजे द्वारा जीवात्मवाद नाम एवं पूर्व संक्रिया की अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। यह स्वयं केंद्रित चिंतन का परिणाम है और बच्चों को निर्जीव चीजों में निर्जीव चीजों में ध्यान देने वाली बात है। निर्जीव चीजों में क्या करता है, निर्जीव चीजों में मानवीय गुणों को सौंपने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। उनका मानना है कि निर्जीव चीजों में इच्छाएं होती हैं। निर्जीव चीजों में क्या होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और वे सोचते हैं, महसूस करते हैं और उनकी तरह कार्य करते हैं। निर्जीव चीजें, बच्चों को अपने डॉल में लगता है ना कि हमें डॉल, अगर डॉल को मारो तो लगता है, वो डॉल को खाना खिलाते हैं। तो ये सारे लक्षण क्या हैं, ये सारे लक्षण सजीववाद, बेसिकली जो हमारा सजीव चिंतन है उसको दिखा रहे हैं। अच्छा, जीववादी सोच का एक तार्किक परिणाम गैर जीवित वस्तुओं के प्रति मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया, अपने खिलौनों से बात करना, उनकी देखभाल करना, उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। छोटे बच्चे डॉल को लेके कितना, या फिर जो लड़कियां कितना, मतलब उनमें होता है, बच्चों में कितना अपने डॉल को लेके केयर होती है। तो क्या है ये एक सजीव चिंतन को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सजीव चिंतन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। कुछ जो सार्वभौमिक गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ये किसने कहा? ये क्या BF स्किनर ने कहा, अल्फ्रेड बंडूरा ने कहा, नॉम चॉम्स्की ने कहा, या इसी टॉलमैन ने कहा? तो बताइए किसने कहा ये। देखिए, भाषा की जब भी बात हो और खासकर उसमें यह बात बोल दी जाए कि भाषा गुण जन्मजात, भाषा जन्म से सीखी जाती है, भाषा का सीखने का लक्षण हमारे अंदर जन्म से विद्यमान, तो ऐसी कभी भी कोई विवाद आप देखिए, सीधा आंख बंद करके आप नॉम चॉम्स्की पर टिक कर दीजिए। नॉम चॉम्स्की ने भाषा के मनोविज्ञान पे काम किया था और उन्होंने बताया कि हमारी जो सीखने की भाषाएं होती हैं वो जन्मजात होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से, आपके अंदर आप जब जन्म लिए उसी के साथ आपने भाषा अर्जित करने की क्षमताएं सीखी हैं, और यह 0 से 5 वर्ष तक
प्रबल रहती है, उसके बाद यह क्षीण होने लगती है। आपकी प्रवृत्ति भाषा सीखने की वो घटने लगती है। तो आपका भाषा का सबसे ज्यादा विकास किसमें होगा? 0 से 5 वर्ष की अवस्था में होगा, और वही सबकी सबसे आपकी स्थायी भाषा होगी। आपकी मातृभाषा बेसिकली वही होगी। इसका प्रतिपादन कब किया था? 1959 में किया था। उनके द्वारा इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है। अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। भाषा को अर्जन की करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की भाषा अधिगम क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्षों तक, ये इंपॉर्टेंट है, शुरुआती 5 वर्षों तक प्रभावशील होती है। 5 वर्षों तक वो प्रभावशील होती है। उसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम होने लगती है। भाषा की क्षमता कम होने लगती है, ठीक है। चौमस्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र लैड, जो लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। तो बोल रहे हैं चॉम्स्की साहब कि भाषा सीखने का गुण हमारे अंदर जन्मजात है, और यह 5 वर्ष की अवस्था तक प्रबल होता है, उसके बाद थोड़ा क्षीण होने लगता है। तो ये ध्यान रखना है। आपका सही आंसर क्या हो गया? नॉम चॉम्स्की हो गया, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अभी जैसे कि काफी क्वेश्चनों में आपको डाउट रहता है, आपको लगता है कि 2 विकल्पों में से कौन विकल्प सही है, और कई बार आप विकल्पों तक नहीं पहुंच पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी बाल विकास की, जो सब्जेक्ट की जो प्रारंभिक समझ है वो नहीं डेवलप हुई है। उसको जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे ना, तब तक आपके लिए प्रश्नों को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो बाल विकास की जो प्रारंभिक समझ है उसको अपने अंदर विकसित कीजिए। ये आपको बहुत तेजी से मदद करेगी इस भाषा से जुड़े जो भी समस्याएं हैं। अगर आप 2 महीने भी सही से पढ़ लेते हैं बाल विकास को, अच्छे से सिलेबस को, थ्योरी को, तब आप पूरे इस विषय पे समझ जाएंगे। आपको बिना बहुत मेहनत के आप जो है इसमें 30 में से 28, 29, 30 जितनी भी आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। तो हम लोगों का भी एक फुल कोर्स चल रहा है जो मात्र 21 रुपए में है, ठीक है। मात्र 21 रुपए में है। आपको पूरे अच्छे से सीटेट के सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, और उसमें आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आपको उसके नोट्स के लिए अलग से कुछ चार्ज नहीं करना पड़ेगा, फ्री में वहां पे नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं केवल मात्र 21 रुपए में, ताकि किसी भी विद्यार्थी को पे करने में दिक्कत ना हो। अभी आपको परचेज कैसे करना है मैं ये भी बता दूं आपको। तो ये आपको कैसे परचेज करना है, हमारा वीडियो है इसके आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे कोर्स को देख सकते हैं, वहां से कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। जो हमारा जो ऐप है उस ऐप पे जाके हमारे इसको परचेज कर सकते हैं। तो लिंक आपको रिडायरेक्ट कर देगा, आप देख सकते हैं। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्थाओं में बच्चों का ध्यान जन्नांगों की तरफ जाता है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है? मुखीय अवस्था। हमने देखो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ये देखा था कि ओरल स्टेज, ये क्या है? एनल स्टेज। ये हमारी कौन सी है? ये हमारी फैलिक स्टेज है, फैलिक स्टेज। और ये हमारी कौन सी है? ये हमारी लैटरल स्टेज। हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, OAPLG, ओरल, एनल, फैलिक, लैटिक और जेनाइटल, ठीक है। इन सारी स्टेजों को अच्छे से पढ़ा था। मुखीय अवस्था, गोदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, प्रसूति अवस्था। मुखीय अवस्था में क्या होता था? बच्चे को टॉयलेट कंट्रोल में बहुत आनंद आया था, अपनी टॉयलेट को रोकना, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, मुखीय स्टेज में होता था बच्चे को हर चीज मुंह में डालने की इच्छा होती थी, कोई भी खिलौना कुछ भी उसको मुंह में डालने की इच्छा होती थी। एनल स्टेज में होता था कि उसे टॉयलेट कंट्रोल करना उसे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये भी आएगा कभी, तो आप याद रखेंगे टॉयलेट कंट्रोल, ठीक है। टॉयलेट कंट्रोल, थोड़ा स्पेस कर दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गया आपका टॉयलेट कंट्रोल, ठीक है। आपकी जो लैंगिक अवस्था होती थी इसमें बच्चों का ध्यान जन्नांगों की तरफ सबसे ज्यादा जाता था, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती थी वो प्रबल होती थी, बट वो सेक्सुअल ऑर्गन इतने विकसित ना होने के कारण वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। बट हाँ, ये प्रबल होती थी, भावनाएं सबसे प्रबल होती थी। और इसकी अवस्था क्या होती थी?
देखिए इसकी अवस्था होती थी 0 से 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, और इसकी अवस्था होती थी 3 से 6 वर्ष। और उसके बाद प्रसुप्ति अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की ओर से हट जाता था और वो जो मतलब सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो बहुत तेजी से दब जाती थी। तो ये प्रसुप्ति अवस्था होती थी। इसलिए पूछ रहा है किस में ज्यादा होता है, तो ये जननांगों की ओर सबसे ज्यादा ध्यान लैंगिक अवस्था में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगर आप लैंगिक अवस्था में देखें तो ये 3 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, बट 3 से 5 वर्ष आपको याद रखना है। केंद्र बिंदु क्या है? जननेंद्रियां। काम शक्ति की केंद्र बिंदु जननेंद्रियां है। ठीक है, इसीलिए वो उसे अपने जननांगों को छूना, टच करना अच्छा लगता है। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। तो भाई सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित है। ये कौन सा जो सिद्धांत है जो इसका सपोर्ट करता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, क्रांतीय अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। देखिए संज्ञानात्मक अवस्था जो है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई। बच्चा हर चीज संज्ञान में लेके करता है, पर इसमें पूछ रहा है कि ऐसा जो 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो व्यवहारवाद तो गलत हो गया। क्रांतिक अवस्था समूह ये जो क्रांति अवस्था होती है, जो हमारी थोड़ी किशोरावस्था होती है, यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ बात होगी। संज्ञानात्मक भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषणात्मक। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये आपका सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड साहब ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, जिसे मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियर करते हुए एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते चलना है। अगले अगर हम प्रश्न पर आते हैं तो देखेंगे अ बायोग्राफिक स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? एक बहुत अच्छी किताब है अ बायोग्राफिक स्केच ऑफ इन्फेंट। तो किसने लिखी है? प्रियर ने लिखी है, शिन ने लिखी है, डार्विन ने लिखी है, स्टर्न ने लिखी है। तो इस किताब को लिखा है डार्विन साहब ने। ठीक है, डार्विन साहब ने लिखा है। अब थोड़ा देखते हैं किस किताब के बारे में। कुछ ऐसा किताब का जो फ्रंट पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये किताब लिखी है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन साहब ने। किताब का नाम है अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। शिशु का विकास कैसे हो, मतलब जो हमारा मानव आज का रूप निकल के आया है, ये किस तरह से आया है। बोलते हैं ना हम लोग बंदरों की प्रजाति से निकले हैं, तो देखिए किस तरह से विकास हुआ है। धीरे धीरे इंसान सीधा चलने लगा, उसके बाद आज इंसान की ये अवस्था निकल के आई है। कुछ हालांकि अभी इसी अवस्था में है, तो ये मजाक की बात है, बट हमें इसी स्टेज में रहना है। हम इंसानों को ये चीज़ सबसे अलग बनाती है ना, तो भाई डार्विन ने और प्रकृति के द्वारा हमारा जो चेंज हुआ है उसको आप आगे बढ़ाइए और इंसानी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते रहिए। मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण का मतलब क्या है? देखिए मानकीकृत परीक्षण का मतलब है कि एक ऐसा टेस्ट हो, परीक्षण का ऐसा तरीका हो जो प्रूव हो, मतलब जिसमें मतलब सारे पहलू प्रूव हो। तो क्या उसमें विश्वसनीयता नहीं इंपॉर्टेंट? देखिए विश्वसनीयता तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि जब तक कोई टेस्ट विश्वसनीय नहीं है आप उसको बोल ही नहीं सकते, उसको मानकीकृत परीक्षण में गिन ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अच्छा, वैधता भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर ये फैक्टर ना हो तो भी आप टेक्स्ट को, जो हमारा टेस्ट है, परीक्षण है, टेस्ट को आप नहीं कह सकते मानकीकृत परीक्षण। मानक, भाई मानक तो हमें चाहिए ना, अपनी बात को प्रूव करने के लिए हमें मानक चाहिए। तो तब तक बात ही कर रहे हैं मानकीकृत परीक्षण की और इसमें मानक पहलू नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगर अगले प्रश्न पर चलते हैं तो देखते हैं व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। कौन सी अवस्था व्यक्तित्व विकास की है? ठीक है, व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति का विकास, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? कुछ नहीं है। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास कब होगा? अधिगम से होगा। किसकी सहायता से होगा? अधिगम एवं वृद्धि से होगा। किसकी सहायता से होगा? बुद्धि से होगा। तो अधिगम एवं वृद्धि जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अधिगम उसका नॉलेज बढ़ रहा है, मेंटल स्टेज बढ़ रही है। वृद्धि उसकी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो ये व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं। उपचारात्मक अध्ययन, तो ये तो केवल एक प्रॉब्लम के लिए है। एक सपोज दैट एक आपकी एक अचानक से प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम के लिए आपने कोई सोल्यूशन निकाला, ये आपका उपचारात्मक अध्ययन है। उपचारात्मक अध्ययन पूरा व्यक्तित्व विकास की बात नहीं कर रहा है। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जितने हमने प्रश्न किए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमें कमेंट में बताइए आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए।
मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो आप हमारे ऐप से सीधा पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है, तो 9616827646 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे डाउट दूर किए जाएंगे। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको जो भी क्वेरीज हैं पूछ सकते हैं और आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा कोर्स की फीस केवल और केवल 21 रुपीज़। तो बस ऐसे ही क्लास से जुड़े रहना है, अच्छे से इसको शेयर कीजिए पूरी क्लास, जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो उन्हें भी शेयर कीजिए। और बस ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।